हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये हमारे मध्यकालीन इतिहास की जो वीडियो श्रृंखला चल रही है उसका 5वां वीडियो है। और आज वापस दक्षिण की तरफ चलेंगे और हम बात करेंगे आज राष्ट्रकूटों की और चालुक्यों की। अब तक हमने ये देखा कि जो मुख्य केंद्र था इस प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास का, वो ये था कि कन्नौज के लिए सबने एक जो संघर्ष चल रहा था कि किस तरीके से कन्नौज और गंगा के जो उपजाऊ मैदान है उसके ऊपर अपना वर्चस्व कायम किया जा सके। सारी लड़ाई शुरुआत में इसी की थी और कहीं ना कहीं इसी लड़ाई ने कहना चाहिए कि संघर्ष ने भारत के जो क्षेत्रीय राजा थे, जो क्षेत्रीय राजवंश थे, उनको कमजोर किया और जिसकी वजह से जो आक्रमण और जो दूसरा आधिपत्य स्थापित करने का दौर है वो प्रारंभ होता है। तो आइए आज हम दक्षिण की तरफ देखते हैं कि राष्ट्रकूटों और चालुक्य में क्या था। ये एक छोटा सा परिचय मेरा, और आगे बढ़ते हैं। और आज हम पहले चालुक्य और राष्ट्रकूटों में पहले हम बात करेंगे राष्ट्रकूट की। इनकी यदि उत्पत्ति के प्रश्न पे विभिन्न मत हैं इतिहासकारों के, क्योंकि राष्ट्रकूट खुद को सात्यकी, जिसका जो जिक्र है वो महाभारत में आता है, उसका वंशज मानते थे। लेकिन इतिहासकारों के विभिन्न इस पे मत भी हैं और प्रश्न भी कई उठाए गए। चालुक्य राजाओं की, तो राष्ट्रकूटों का तो नहीं, लेकिन जो दूसरे दक्षिण भारत के राजा थे, चालुक्य राजा, उनकी शिलालेखों में से स्पष्ट होता है कि वह चालुक्यों के जागीरदार थे या उनके सामंत थे। मूलतः ये कन्नड़ मूल के थे और कन्नड़ ही इनकी मातृभाषा थी। इनके शासकों को देखें तो दांती वर्मन या दांती दुर्ग, जिसका शासन 735 से 756 तक रहा, उसको संस्थापक माना जाता है राष्ट्रकूटों का। और इनका यदि हम क्षेत्र देखें तो गोदावरी से और भीमा नदी के बीच का जो क्षेत्र है, दांती दुर्ग ने सभी क्षेत्रों पर कब्जा किया। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कलिंग, कौशल, कांची, सुशील, मालवा, लता आदि पर विजय प्राप्त की। और इसी ने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा को हराकर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर कब्जा किया। उसके बाद आते हैं कृष्ण प्रथम, और उसने उन प्रदेशों राजा कितना महान या उसके उसके कहना चाहिए वर्चस्व को परिभाषित करती हैं। यहाँ पर जैसे दांती वर्मन की यदि आप बात करोगे तो वो भी काफी बड़े क्षेत्र पे उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया, विजय प्राप्त की। वैसे ही कृष्ण प्रथम ने भी किया। तो यहाँ पे ये मुख्य या प्रतिष्ठित राजा उस राजवंश के माने जाएंगे। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में
भी जो योगदान है उसको भी कहीं ना कहीं एक पैमाना मान लिया गया। और इसी में जैसे यहाँ पे आपको ये वाला बिंदु याद रखना आवश्यक है कि एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। यदि आप देखें तो ये राष्ट्रकूटा जो साम्राज्य था उसका पूरा, तो कन्नौज को भी इनका कन्नौज से भी संबंध रहा और कन्नौज के लिए भी इनका संघर्ष रहा। और ये पूरा क्षेत्र जो है वो राष्ट्रकूट साम्राज्य में आता था। उसके बाद जो प्रमुख राष्ट्रकूट राजा रहा वो था गोविंद तृतीय, जिसने गुर्जर राजा नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, जो हमने प्रतिहार में देखा था। पाल राजा धर्मपाल और उनके संरक्षक चरयुध ने गोविंद तृतीय से मदद मांगी थी। एक सेकंड। उसका राज्य उत्तर में विंध्य, मालवा और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। ये जो गोविंद तृतीय था, इसके लिए इसका महत्वपूर्ण बिंदु है ये वाला कि उसने महान गुर्जर राजा जो था नागभट्ट, उसको पराजित किया था, नागभट्ट द्वितीय को। लेकिन जिसको सबसे प्रमुख या राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान राजा जिसे माना जाता है वो है गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघवर्ष। अमोघवर्ष प्रथम ने मान्यखेत, जो कि अब मलखेड़ इसके नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में, और वो अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसके शासनकाल में राज्य का सबसे अच्छा बंदरगाह। तो यहाँ पे अब ये जो कहना चाहिए कि बंदरगाह या जो व्यापार और कहना चाहिए कि वाणिज्य की जो शुरुआत है वो, क्योंकि जो बंदरगाह बनाने का मुख्य जो कारण होता है वो यही होता है कि अब जो है, क्योंकि ये वो दौर था, आप देखोगे कि अरबों का आना दक्षिण में शुरू हो चुका था और दक्षिण में उन्होंने वो व्यापार के ही संबंध में वो दक्षिण के साथ उनका संबंध बना और इसी चीज का ध्यान रखते हुए, इसी चीज का बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को, अपने वाणिज्य को बढ़ाने के लिए ही ये बंदरगाह का जो है निर्माण किया गया। अमोघवर्ष प्रथम शिक्षा और साहित्य का महान संरक्षक था और जैन मुनियों से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म अपना लिया। सुलेमान जो कि एक अरब व्यापारी था, और क्योंकि अब अरबों का आना शुरू हो चुका था, बंदरगाह अच्छे थे, व्यापार वाणिज्य जो है वो अपने चरम पे था, और उसने अपने लेखों में अमोघवर्ष प्रथम को दुनिया के 4 महानतम राजाओं में से एक कहा। उनके लेखों में अन्य 3 बगदाद के खलीफा, कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया का जो राजा और चीन के सम्राट। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये राजा कितना महान, या इसका शासन देखिए। अब यहाँ पे ये अब एक व्यक्ति आता है, बाहर से आता है, व्यापारी है, व्यापार करने आ रहा है और वो देख रहा है, तो उसको अब यहाँ पे जो महान कहलाने का या महान समझने का जो पैमाना है वो ये नहीं है कि अब इसने कितना साम्राज्य, अब वो जब यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है वो देखता है कि ठीक है, मैं यहाँ जो भी इस साम्राज्य के अंदर जो भी प्रजा है उसका क्या मत है राजा को लेकर, और क्या किस तरीके से वो अपना कितनी खुशहाल है, कितनी खुश है, इन चीजों को ध्यान में रख के ही उसने इसे अमोघवर्ष प्रथम को दुनिया के 4 महानतम राजाओं में से एक माना। उसके बाद इंद्र 3 आते हैं 1914 से 1929 तक, और इन्होंने महिपाल को पराजित किया, जो पाल राजा थे। कृष्ण तृतीय कहा जाता है कि ये राष्ट्रकूटों के अंतिम शक्तिशाली और कुशल राजा थे, और वो तांजौर और कांजी को जीतने में भी सफल रहा, और वो चोला जो साम्राज्य था उसके तमिल राजाओं को हराने में भी सफल रहा। अगर हम राष्ट्रकूटों के समाज और अर्थव्यवस्था को समझें तो उनके काल में वैष्णववाद और शैववाद को हिंदू संप्रदाय फलते फूलते रहे। फिर भी राष्ट्रकूटों, राजाओं और अधिकारियों के संरक्षण में जैन धर्म की प्रगति
को प्रभावित नहीं किया। दक्कन के लगभग 1/3 जनसंख्या जो थी वो जैन थी। कन्हेरी, शोलापुर और धारपाड़ जैसी जगहों पे कुछ समृद्ध बौद्ध बस्तियां भी थीं और विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य था। ये सबसे मुख्य बिंदु है उस दौर के समाज का कि विभिन्न धर्मों के होने के बावजूद, राजा के एक विभिन्न धर्म के होने के बावजूद भी वहां धर्मों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक सामंजस्य स्थापित था। आधुनिक बीजापुर जिले के साल्टोगी में एक उन्होंने महाविद्यालय की भी स्थापना की और यह अमीरों द्वारा किए गए बंदोबस्तों से आय के साथ साथ सभी ग्रामीण द्वारा कार्य और त्योहारों के अवसर पर, तो यहाँ ये होता था इस महाविद्यालय में कि जो अमीर थे, जो उस दौर के अमीर थे, वो कुछ उस महाविद्यालय को चलाने के लिए देते थे, दान देते थे और त्योहार वगैरह जब होते थे तो ग्रामीण भी अपनी स्वेच्छा से कुछ भी उसमें दे देते थे। अर्थव्यवस्था भी फल फूल रही थी। दक्कन और अरब के बीच एक सक्रिय वाणिज्य स्थापित था और अपने अरब तभी बंदरगाह बनाने का मकसद ही यही था कि किस तरीके से जो वाणिज्य है, जो व्यापार है, जो अरब के साथ चल रहा है, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। तो ये तो बात थी राष्ट्रकूटों की। अब बात करते हैं चालुक्यों की। दक्कन या दक्षिण पंथ क्षेत्र दक्षिण भारत का एक भाग है। अगर हम दक्कन की बात करें, इसके भौगोलिक परिधि की बात करें, तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा और ताप्ती नदी और घने जंगल से उत्तर भारत को अलग करता है। तो दक्कन, ये जो पूरा मध्य भारत का हिस्सा है, इसमें विंध्य सतपुड़ा पर्वत, जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसके अलावा नर्मदा और ताप्ती नदी, इसको आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि ये उसकी सीमा है, ये उसको अलग करता है। मध्ययुगीन काल में दक्कन भाग में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों का उदय होता है। राष्ट्रकूट हमने देख लिया है। और इसी अवधि में दिल्ली सल्तनत का भी विस्तार हुआ, जैसे दक्षिण भारत में खिलजी और तुगलक आए। चालुक्य जो है वो 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहे और चालुक्य के शासनकाल को मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें बादामी के चालुक्य, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य, तो ये 3 इनका विभाजन है। सबसे प्रारंभिक काल में चालुक्य कर्नाटक का जो बादामी या बतापी, जिसे हम आज कहते हैं, को अपनी राजधानी मानते थे और उन्होंने उस 6वीं शताब्दी के मध्य से शासन की शुरुआत की। बल्कि मतलब 6वीं शताब्दी तक उन्होंने शासन किया और 6वीं शताब्दी के मध्य में जब पुलकेशिन द्वितीय, यदि आपको याद हो तो इसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय के मृत्यु के बाद उनका पतन हो जाता है। पूर्वी चालुक्य और उसके बाद जो है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। पूर्वी चालुक्य जो कि पूर्वी दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद उभरी, इसकी राजधानी वेंगी थी और उन्होंने 11वीं शताब्दी तक शासन किया। और बादामी के चालुक्यों के जो वंशज थे, पश्चिमी चालुक्य, उन्होंने 10वीं शताब्दी के अंत में उदय होते हैं, उन्होंने कल्याणी से शासन किया। यदि हम बादामी चालुक्यों को देखें तो वे कर्नाटक में 6वीं शताब्दी में सत्ता में आए और बतापी को, जिसे हम बादामी भी कहते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाया। रामराय, पुलकेशिन प्रथम, जयसिम्हा, इन सब के पश्चिमी चालुक्यों में से बहुत ही विनम्र शासक थे। मतलब इनको लड़ाई युद्ध, इन सब में इनका कोई ऐसा वो नहीं था। जो सबसे महत्वपूर्ण और वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है और जो महानतम शासक है इस चालुक्यों का, वो थे पुलकेशिन द्वितीय। करीब 32 साल इनका शासन रहा, 610 से 642 ईस्वी तक। उसने गंगा, मालवा और गुर्जरों को पराजित किया। 637 ईस्वी में उन्होंने उत्तर में हर्ष को पराजित किया। दक्षिण में पल्लवों के साथ लगातार संघर्ष किया और पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव जो राजा थे, महेंद्र वर्मा प्रथम, उनको हराया, जिसके बाद उन्होंने कावेरी नदी पार की। चोला, चेरा, पांड्या के साथ उन्होंने मित्रता पूर्ण गठबंधन किया और पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में अपने, तो ये युद्ध लड़ते लड़ते ही इनका जो है उनकी मृत्यु हुई।
इस राजवंश के जो अन्य महत्वपूर्ण शासक थे विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, विजयादित्य, कीर्तिवर्मन। उसके बाद ये बादामी के अंतिम चालुक्य राजा थे। चालुक्यों के पास एक महान समुद्री शक्ति थी। इनके पास जो इनकी नौसेना थी वो बहुत ही बड़ी थी, विशाल थी, और न सिर्फ उनके पास एक अच्छी नौसेना थी, उनके पास एक सुव्यवस्थित सेना भी थी। चाणक्य राजा हिंदू थे, लेकिन वह बौद्ध और जैन धर्म के प्रति सहिष्णु थे। कन्नड़ और तेलुगु साहित्य का व्यापक विकास इनके दौर में होता है। स्थानीय भाषाओं के साथ साथ संस्कृत का भी विकास हुआ। 7वीं शताब्दी के एक शिलालेख में संस्कृत के जो कुलीन थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उनकी भाषाओं के रूप में उल्लेखित किया गया, जबकि कन्नड़ जो है वो आम जनता की भाषा थी। कला और वास्तुकला पे यदि हम देखें तो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों विषयों को दर्शाते हुए गुफा मंदिरों का निर्माण किया। मंदिरों में भी जो इनकी कला थी, वो चित्रकला जो थी, वो मंदिरों के अंदर भी भित्ति चित्र जो थे वो अच्छे थे। चालुक्य के अधीन मंदिर स्थापत्य कला की वेसरा शैली का एक अच्छा उदाहरण है, और इसे दक्कन शैली या कर्नाटक द्रविड़ या चालुक्य शैली को भी कहा जाता है। द्रविड़ और नगर शैलियों का भी संयोजन इन्होंने ही किया। ऐहोल मंदिर, जो लतखान मंदिर या सूर्य मंदिर जिसे कहा जाता है, दुर्गा मंदिर रवि कीर्ति द्वारा, जो राजा थे उनके द्वारा निर्मित मेगुटी में जैन मंदिर, और ये जो ऐहोल है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके अंदर ये एक तरीके से इसके अंदर 70 विभिन्न मंदिर हैं। पट्टडकल, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर विरासत में शामिल है, और यहाँ 10 मंदिर हैं, जिसमें 4 नागर शैली के हैं और 6 द्रविड़ शैली के हैं। विरूपाक्ष मंदिर, संगमेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है, और पापनाथ मंदिर नागर शैली में है। तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा, जो आप अपने आर्ट एंड कल्चर वाले हिस्से में देखेंगे, वहाँ आपको इनका ज़्यादा एक अच्छा जो है वो मिलेगा। तो ये था चालुक्यों के बारे में और राष्ट्रकूटों के बारे में, कि दक्षिण में वो क्या कर रहे थे, उनके समय में कला का क्या योगदान था, और उनका जो पुलकेशिन द्वितीय को आपको ध्यान रखना है। चालुक्यों में एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका जो कि हर जगह जो है उसका आपको उल्लेख मिलेगा। उसका उल्लेख आपको उत्तर भारत की भी इतिहास में मिलेगा। और जहाँ तक राष्ट्रकूटों की बात है, तो उन्होंने कन्नौज के लिए संघर्ष किया, और किस तरीके से उनके समय में जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है वो अपने कहना चाहिए कि चरम पर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में और इसी श्रृंखला को हम जारी रखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।